Hello everyone. In this class, we will discuss about microbes as biofertilizer. This is the last topic of this chapter. मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया कि किस तरह से हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हाउस होल्ड प्रोडक्ट में यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को केमिकल प्रोडक्शन में, एंजाइम प्रोडक्शन में, सीवेज ट्रीटमेंट में, बायोगैस प्रोडक्शन में और बहुत सारी अदर एप्लीकेशन हमने पढ़ी। किस तरह से माइक्रोब्स को हम लोग बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज कर सकते हैं। बट आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि माइक्रोब्स को किस तरह से एज अ फर्टिलाइजर यूज किया जा सकता है, क्योंकि माइक्रोब्स लिविंग है, इसीलिए इन फर्टिलाइजर को बायो फर्टिलाइजर्स बोला जाता है। क्लियर? तो शुरू करते हैं इस मुद्दे को और सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों माइक्रोब्स की जरूरत पड़ी। आप सब लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है। जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ेगी, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट होगी फूड, और फूड की रिक्वायरमेंट होगी तो यानी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। यानी सबको खाना तो चाहिए, खाना तो बेसिक नीड है, खाना चाहिए तो इसका मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है। और अगर आपको एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है तो उस केस में आपको एक्सेस में फर्टिलाइजर यूज करने पड़ते हैं, सो दैट वी कैन प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द डेवलपिंग प्लांट्स। जितने ज्यादा हम उन्हें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे तभी तो वो ज्यादा ग्रोथ करेंगे, तभी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। क्लियर? तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट हम क्या करते हैं, हम उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर प्रोवाइड किए जाते हैं। बट वी पीपल नो दीज केमिकल्स आर वेरी हार्मफुल because they can cause water pollution, they can cause soil pollution and they have various other harmful consequences. ठीक है? So they will contribute environment pollution also. So हम लोग चाहते हैं कि हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएं बट ये पोल्यूशन वाला खतरा भी ना हो। तो इन दैट केस क्या किया जाता है, इन दैट केस हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मूव करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब हम लोग क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर के ओवर यूज को कम कर देते हैं और हम लोग माइक्रोब्स को एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं। अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एज अ फर्टिलाइजर यूज करोगे तो उसमें पोल्यूशन के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो अब बात करते हैं आगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ये तो मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि केमिकल अगर आप यूज करोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं पोल्यूशन और बहुत सारे अदर हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस। बट ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो अगर आप क्रॉप्स को रेज कर रहे हो और उसमें आप लोग बायो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो, आप लोग केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं कर रहे हो, अगर आप बायो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो और आप लोग केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं कर रहे हो तो उसी प्रोसेस को हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में काउंट करते हैं। और जो आप बायो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो, दे शुड प्रोवाइड द ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट। जो भी प्लांट आपका ग्रोथ कर रहा है उसको ये फर्टिलाइजर ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे, तभी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। क्लियर? बायो फर्टिलाइजर क्या है? बायो फर्टिलाइजर कुछ ऑर्गेनिज्म है, कोई केमिकल नहीं है। बायो फर्टिलाइजर ऑर्गेनिज्म है, जैसा कि आपको एनिमेशन में दिख रहे होंगे। यहां पे ये दे में भी फंगस, दे में भी बैक्टीरिया और दे में भी साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया भी बायो फर्टिलाइजर का काम कर सकता है, फंगस भी बायो फर्टिलाइजर का काम कर सकती है, इवन बैक्टीरिया भी बायो फर्टिलाइजर का काम कर सकते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर आर नथिंग बट दीज आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि क्या करते हैं, जो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं बाय वेरियस मींस। तो बायो फर्टिलाइजर के एग्जांपल की बात करें तो इट मे भी बैक्टीरिया, इट मे भी फंजाई और इट में भी साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया भी एक्चुअली मोनेरा ही है, इट इज द एग्जांपल ऑफ मोनेरा। तो मोनेरा ज्यादातर हम लोग एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं, इसके अलावा फंगस को भी यूज किया जा सकता है। ठीक है? तो अब हम लोग एक एक चीज को डिस्कस करेंगे, बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया को। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि किस तरह से हम लोग बैक्टीरिया को एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं। जब बैक्टीरिया की बात आती है तो बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं। एक ऐसे बैक्टीरिया जो प्लांट के साथ दोस्ती करके उनको नाइट्रोजन फिक्स करके प्रोवाइड करते हैं। तो पहले बैक्टीरिया जो दोस्ती करेंगे फिर ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे और फिक्स की हुई नाइट्रोजन प्लांट को प्रोवाइड करेंगे। अल्टीमेटली दे आर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट, बट इनके साथ एक कंडीशन है कि ये प्लांट के साथ दोस्ती करेंगे।
इनका एक गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप है। ये कहते हैं कि अगर आप दोस्ती करोगे तभी हम आपको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे, यानी प्लांट का इन बैक्टीरिया के साथ जो फ्रेंडशिप है उसे बोला जाता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन के अंदर क्या होगा, बैक्टीरिया दे विल डू फ्रेंडशिप विद द प्लांट। कौन कौन से प्लांट के साथ दोस्ती कर सकते हैं, बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट के साथ भी दोस्ती कर सकते हैं, बैक्टीरिया नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ भी दोस्ती कर सकते हैं, और बैक्टीरिया नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ उनकी रूट में भी दोस्ती कर सकते हैं, उनकी लीफ में भी दोस्ती कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, बैक्टीरिया दोस्ती करेंगे। जब ये दोस्ती करेंगे ना तो प्लांट ज्यादातर उनको अपनी रूट में रखता है, ऊपर नहीं आने देता। तो ये बैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करेंगे, दे विल डू फ्रेंडशिप विद द प्लांट, प्लांट की रूट्स में रहेंगे। लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स में अलग तरह के बैक्टीरिया रहते हैं, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट की रूट में अलग तरह के बैक्टीरिया रहते हैं। तो जो लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स में रहते हैं उन्हें कहा जाता है राइजोबियम। आप सब लोग जानते हैं, जैसे पी प्लांट है, बीन प्लांट है, फेबेसी फैमिली है, लेग्यूम प्लांट है, इनकी रूट्स के अंदर क्या पाई जाती है, इनकी रूट के अंदर नोड्यूल्स होते हैं। इन नोड्यूल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, इन नोड्यूल के अंदर आपको राइजोबियम बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। क्लियर। तो अब हम देखते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूम प्लांट के अंदर रहता है, उनकी रूट्स के अंदर रहता है। और लेग्यूम प्लांट के एग्जांपल अपने पास है, जैसे कि अपने पास अल्फा अल्फा है, अल्फा अल्फा के बाद अपने पास मटर, पी, ग्राम, चना और फेबेसी फैमिली के सारे एग्जांपल। तो ऐसी रूट जिनमें नोड्यूल्स पाए जाते हैं उनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेगा, राइजोबियम बैक्टीरिया उनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगा। क्लियर। फिर बात आती है सेकंड, फ्रैंकिया। फ्रैंकिया के अंदर क्या होता है मैं आपको बता दूं, फ्रैंकिया एक मोनेरा है। फ्रैंकिया एक्टिनोमाइसिटीज का एक एग्जांपल है। ये भी प्लांट के साथ दोस्ती करेगा, लेकिन ये लेग्यूम प्लांट के साथ दोस्ती नहीं करेगा, ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स में रहेगा और वहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन से नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, तो आप सबको पता होना चाहिए कि ये मायरिका के साथ, मायरिका एक नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है, मायरिका के अलावा कैजुराइना एक नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है, एल्नस एंड जिंको। तो ये मायरिका के साथ, कैजुराइना के साथ, एल्नस के साथ और जिंको के साथ दोस्ती करता है। लेकिन राइजोबियम किसके साथ दोस्ती करता है, राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट के साथ दोस्ती करता है। और दोनों करेंगे क्या, दोनों ही रूट नोड्यूल बनाएंगे। राइजोबियम भी रूट नोड्यूल बनाएगा, फ्रैंकिया भी रूट नोड्यूल बनाएगा, लेकिन राइजोबियम जो है वो लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर रूट नोड्यूल बनाएगा और फ्रैंकिया जो है वो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ रूट नोड्यूल बनाएगा। तीसरी तरफ बात आती है माइकोबैक्टीरियम। जो माइकोबैक्टीरियम है बेटा, ये भी दोस्ती करता है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ, लेकिन ये उनकी रूट्स में नहीं रहता, ये उनकी लीफ में रहता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, राइजोबियम रूट्स में रहेगा, फ्रैंकिया भी रूट्स में रहेगा, लेकिन माइकोबैक्टीरियम रूट्स में नहीं रहता, ये प्लांट की लीफ में लीफ नोड्यूल बना करके वहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और प्लांट को नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। अभी कौन से प्लांट की लीफ में नोड्यूल बनाता है, तो उसका एग्जांपल है एडिसिया, पेवेटा, साइकोटेरिया। तो एडिसिया के अंदर, पेवेटा के अंदर, साइकोटेरिया के अंदर ये लीफ नोड्यूल बना करके रहता है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो गिव एंड टेक रिलेशनशिप नहीं रखते, उनको फ्री भी रखो तो भी वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। देयर आर सम बैक्टीरिया जो फ्री लिविंग कंडीशन में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि दोस्ती होगी तो भी ठीक है, नहीं होगी तो भी ठीक है, लेकिन वो फ्री रह करके भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को कहा जाता है फ्री लिविंग बैक्टीरिया। और फ्री लिविंग बैक्टीरिया फर्दर दो तरह के हो सकते हैं। फ्री लिविंग बैक्टीरिया कितने तरह के हो सकते हैं, इट मे बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। व्हाट आर दोस टू कैटेगरी, सबसे पहले एरोबिक कैटेगरी, ऐसे बैक्टीरिया जो एरोबिक कंडीशन के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एग्जांपल है एजोटोबैक्टर एंड बेजर्निका। आपको याद रखना है ए बी से आप याद रखेंगे। अब फ्री लिविंग के अंदर कुछ ऐसे भी होते हैं जो एनारोबिक कंडीशन के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। उसके अंदर आ जाएगा अपने पास, एक तो है क्लोस्ट्रीडियम और एक है राइजोस्पाइरलम। ABCR याद रख सकते हैं, बहुत आसान है। A4 एजोटोबैक्टर और बेजर्निका वो एरोबिक कंडीशन के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। दूसरी तरफ अपने पास है क्लोस्ट्रीडियम और रोडोस्पाइरलम, वो एनारोबिक कंडीशन के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, बट दे डोंट रिक्वायर एनी सिम्बायोटिक एसोसिएशन। इज इट क्लियर गाइस? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, ये थे रूट नोड्यूल, आपको दिख रही होंगी। ये लेग्यूमिनस प्लांट है, इधर वाला जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे बना रखा है, लेग्यूमिनस प्लांट। ठीक है, ये लेग्यूम प्लांट है। और दूसरी तरफ जो राइट हैंड साइड पे है वो अपने पास है
लेग्यूम प्लांट की पहचान देखो, यहां पे आपको ये भी दिख रही है टेंड्रिल्स, तो ये मटर के अंदर फ्लावर भी एसिमेट्रिक दिख रहा है, तो ये भी आपको पता है, इसके अंदर वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है। ये सारी चीजें आप लोग मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे है अपने पास नॉन लेग्यूम प्लांट के अंदर रूट नोड्यूल दिख रही है, कैजुराइना एलनस के अंदर रूट नोड्यूल। तो इस तरह की नोड्यूल होती हैं और इनके अंदर बैक्टीरिया जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन से नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। क्लियर गाइस। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, किस तरह से हम लोग फंजाई को एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। आप सब लोग जानते हैं फंजाई को भी एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज किया जा सकता है। क्यों, इसकी बात मैं आपको बताता हूं। लेट सपोज ये है अपने पास एक प्लांट, लेट सपोज ये है अपने पास एक प्लांट, ये एक प्लांट है, ठीक है, और ये प्लांट की रूट है। दूसरी तरफ ये प्लांट है, दिस इज प्लांट, और ये प्लांट की रूट है। अब एक चीज और बताऊं, इस रूट में ना फंगस का एसोसिएशन हो रखा है, यू कैन सी यहां पे फंगस जो है वो इससे एसोसिएटेड है। तो अब मुझे बताओ इस प्लांट और ए प्लांट और बी प्लांट के अंदर कौन ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करेगा। ऑब्वियस सी बात है बी प्लांट ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करेगा, क्योंकि इट इज पेनिट्रेटिंग डीप इन द सॉइल। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं ये है रूट्स, रूट्स के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं राइसा, ओके। और ये क्या है बेटा, दिस इज फंगल फिलामेंट, फंगल फिलामेंट। और फंगस के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं माइको, आप सब लोग जानते हैं। तो इसी वजह से इस एसोसिएशन के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं दैट वुड बी माइकोराइजा, माइकोराइजा। तो माइकोराइजा इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट एंड फंगल फिलामेंट। जब फंगल फिलामेंट इनके साथ दोस्ती करेंगे तो दे विल इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर एंड दे विल पेनिट्रेट डीप इन द सोइल, एंड इस तरह से इस प्लांट की ग्रोथ ज्यादा होगी और इस प्लांट की ग्रोथ थोड़ी कम होगी, क्योंकि इस प्लांट के अंदर लेस एब्जॉर्प्शन होगा, लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सोइल, एंड इस प्लांट के अंदर जो एब्जॉर्प्शन होगा वो ज्यादा होगा। आई थिंक यहां तक आप सब लोग क्लियर हैं, यस और नो, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। अब फंगस जो है वो माइकोराइजल एसोसिएशन बनाता है। इसमें भी एसोसिएशन दो तरह का हो सकता है, एक एंडोमाइकोराइजा, एक एक्टोमाइकोराइजा। अब इसकी भी बात करते हैं कि एंडोमाइकोराइजा में क्या बात होती है और एक्टोमाइकोराइजा में क्या बात होती है। मान लो ये रूट है, इसके चारों तरफ फंगस ने ग्रोथ कर ली, इस तरह से कोटनी ग्रोथ हो जाती है, फंगस ने इसके चारों तरफ ग्रोथ कर ली। फंगस के फिलामेंट इसको पेनिट्रेट करने लगते हैं, अंदर की तरफ पेनिट्रेट करने लगेंगे। मान लेते हैं यहां पे देखिए ये है रूट, मैं सामने से दिखाऊंगा ये रूट है। अब जब रूट दिखाऊंगा तो इसके ऊपर फंगल फिलामेंट इस तरह से ग्रोथ करेंगे, ये है फंगल फिलामेंट। ये जब ग्रोथ करते हैं तो ये अंदर भी जाने लगते हैं। अब जब ये अंदर जाएंगे तो दो बातें हो सकती हैं, अंदर जाएंगे तो दो बातें हो सकती हैं, या तो ये कोटेक्स सेल के चारों तरफ घूम जाएं, ये कोटेक्स सेल है इसके चारों तरफ घूम जाएं, लेकिन कोटेक्स सेल के अंदर ना जाएं। देखो ये कोटेक्स के ना चारों तरफ घूम गए लेकिन कोटेक्स के अंदर नहीं जा रहे, तो ये तो हो गया एक्टोमाइकोराइजा। लेकिन अगर ये कोटेक्स के अंदर चले जाएंगे तो वो हो जाएगा एंडोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा में क्या होता है, ये रूट है, इस रूट के ऊपर फंगस फिलामेंट फैल गए, इसके अंदर पेनिट्रेट कर गए, पेनिट्रेट करके वो कोटेक्स सेल के चारों तरफ फैलते हैं तो एक्टोमाइकोराइजा, कोटेक्स सेल के अंदर चले जाते हैं तो वो एंडोमाइकोराइजा। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, यहां देखिए इस डायग्राम को। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे देखो ये फंगस है, फंगस फिलामेंट है, फंगस फिलामेंट, फंगल फिलामेंट और हाइफा। अभी अंदर चले गए, लेकिन अंदर जब जा रहे हैं तो ये अंदर इस तरह से जा रहे हैं, जहां जहां पे जा रहे हैं मैं वहां पे डायग्राम से बता देता हूं। क्या ये कोटेक्स सेल के अंदर जा रहे हैं क्या? ये कोटेक्स के अंदर नहीं जा रहे, कोटेक्स सेल के सराउंडिंग में रोटेट कर रहे हैं, कोटेक्स सेल को पेनिट्रेट नहीं कर रहे। लेकिन इधर देखो, यहां पे इस फंगस फिलामेंट ने कोटेक्स सेल को पेनिट्रेट कर दिया। ये देखो यहां पे इस फंगस फिलामेंट ने कोटेक्स सेल को भी पेनिट्रेट कर दिया। अब जब ये कोटेक्स सेल को भी पेनिट्रेट कर देते हैं तो ये हो जाएगा अपना एंडोमाइकोराइजा। दिस इज फार मोर कॉमन टाइप। और यहां पे क्या होता है, यहां पे ये ज्यादातर कोटेक्स के चारों तरफ घूमते रहते हैं लेकिन कोटेक्स को पेनिट्रेट नहीं करते, तो ये हो जाएगा एक्टोमाइकोराइजा।
तो अगर कोर्टेक्स सेल को हाइफा पेनेट्रेट कर जाते हैं तो एंडोमाइकोराइजा, और अगर कोर्टेक्स सेल को हाइफा पेनेट्रेट नहीं करते हैं तो वो हो जाएगा एक्टोमाइकोराइजा। अब एक बात आपको बताना चाहता हूं कि एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा किस केस के अंदर इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। जो एक्टोमाइकोराइजा है इसको एक्टोट्रोफिक या फिर एक्टोफाइटिक माइकोराइजा कहा जाता है, और एंडोमाइकोराइजा को एंडोट्रोफिक या फिर एंडोफाइटिक माइकोराइजा कहा जाता है। ओके, ये पाइनस और ओक के अंदर आपको देखने को मिलता है। पाइनस और ओक के अंदर ज्यादातर जो रिलेशनशिप होता है वो एक्टोमाइकोराइजा होता है, और फंजाई जो बिलोंग करती है इसमें बेसिडियोमाइसिटिस, ज्यादातर बेसिडियोमाइसिटिस फंगस जो है वो एक्टोमाइकोराइजल एसोसिएशन शो करती है। ठीक है, लेकिन अब बात आई कि इसका फायदा क्या है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कि किस तरह से माइक्रोब्स को एज अ बायोफर्टिलाइजर यूज किया जाता है। तो यहां पे फंजाई को यूज कर रहे हैं एज अ बायोफर्टिलाइजर, तो ये प्लांट को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम प्रोवाइड करती है, और इसके साथ साथ कैल्शियम प्रोवाइड करती है सोइल से एब्जॉर्ब करके। तो एक्टोमाइकोराइजा इट इज इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज ऑफ नाइट्रोजन, phosphorus, potassium and calcium from the soil and it will provide to the plant। तो ये प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही है, इसका मतलब इट इज एक्टिंग एज अ फर्टिलाइजर, इसका मतलब ये प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन एंडोमाइकोराइजा ज्यादातर ऑर्किड, वुडी प्लांट एंड कॉफी के अंदर देखने को मिलता है। ऑर्किड, वुडी प्लांट एंड कॉफी के अंदर, अगर ऑर्किड के अंदर माइकोराइजल एसोसिएशन हटा दिया जाए तो ऑर्किड प्लांट सरवाइव ही नहीं करता। ओके, तो ऑर्किड के अंदर दिस इज मैंडेटरी। इसमें जो फंजाई इन्वॉल्व है वो है जाइगोमाइसिटिस, जो एक्टोमाइकोराइजा में थी वो थी बेसिडियोमाइसिटिस, यहां पे जो फंजाई है दैट इज जाइगोमाइसिटिस। और अगर बात करें इसका मेन रोल होता है इट विल इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस एंड इट विल प्रोवाइड फॉस्फोरस टू द प्लांट। कौन से प्लांट? ऑर्किड, कॉफी एंड वुडी प्लांट। ठीक है, अब माइकोराइजा के फायदे क्या है, इस फंगल पार्टनर के प्लांट को क्या फायदे मिलते हैं? सबसे पहले इट विल इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम एंड इट विल प्रोवाइड टू द प्लांट। पहला फायदा, यानी प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई को बढ़ा रहा है। दूसरा, ऐसे प्लांट जिनके अंदर माइकोराइजल एसोसिएशन होता है, ऐसे प्लांट दे कैन टॉलरेट द सेलाइन कंडीशन, वो सैलिनिटी को टॉलरेट कर पाते हैं, वो सूखे को टॉलरेट कर पाते हैं, ड्रॉट को टॉलरेट कर पाते हैं, क्योंकि डीप जाएगा तो डीप पेनिट्रेट करके डीप जो भी वाटर एब्सॉर्ब होगा, वाटर प्रेजेंट होगा उसको एब्सॉर्ब करके ले आएगा। तो दे विल प्रोवाइड टॉलरेंस फॉर द सैलिनिटी एज वेल एज फॉर द ड्रॉट। फिर बात आती है दे विल इंक्रीज इन द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट की ग्रोथ तो बढ़ेगी क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई बढ़ रही है, प्लांट का डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। एंड देन ये रूट बोर्न पैथोजन से भी बचाता है, क्योंकि फंगस है तो कुछ सिक्रीशन करेगी जिसकी वजह से वो पैथोजन मर जाएंगे, और पैथोजन मर जाएंगे तो प्लांट को वो डिजीज तो कभी नहीं होगी जो रूट के कारण होती हैं या फिर जिनका ओरिजिन रूट होता है, क्योंकि रूट के आसपास फंगस है, फंगस ने उन पैथोजन को वहीं पे मार दिया, तो रूट बोर्न डिजीज तो प्लांट में नहीं होंगी। तो दिस इज द एग्जांपल और द बेनिफिट ऑफ माइकोराइजिया टू द प्लांट। ओके, अब बात करते हैं कि लास्ट साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, ये भी एक मोनेरा है, इसको किस तरह से हम लोग प्लांट की ग्रोथ को एनहांस करने के लिए यूज कर सकते हैं। आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये एक ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब है। ऑटोट्रॉफिक मतलब इट विल प्रिपेयर इट्स ओन फूड, और ये ज्यादातर आपको पानी में मिलेगा, इसके अलावा ये आपको टेरेस्ट्रियल प्लेस में भी मिल सकता है, इट मे बी इन द टेरेस्ट्रियल प्लेस। ज्यादातर ये एक्वेटिक होता है लेकिन कभी कभी आपको ये जमीन पे भी मिल जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद बात आती है इसका भी काम क्या है, इट विल फिक्स द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, प्लांट उसे यूज करेंगे, प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिले, यही तो काम करना है, यही तो काम करना है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इसके अंदर एक स्पेशल सेल पाई जाती है और जिसे बोला जाता है हिट्रोसिस्ट। तो हिट्रोसिस्ट आर द स्पेशल सेल ऑफ साइनोबैक्टीरिया दैट आर इन्वॉल्वड इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। हिट्रोसिस्ट वो सेल है जिसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ऐसा क्यों? इस सेल के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो इस एनवायरनमेंट को नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए फेवरेबल बनाते हैं। अब आप पूछोगे कि ऐसा क्या होता है इसके अंदर, तो इसके अंदर पहली बात थिक सेल वॉल होती है, दूसरी बात इसके अंदर फोटो सिस्टम सेकंड एब्सेंट होता है। दोनों कंडीशन हिट्रोसिस्ट के अंदर एनारोबिक कंडीशन क्रिएट करती हैं। देखो, फोटो सिस्टम सेकंड होगा तो वाटर की स्प्लिटिंग होगी जिसकी वजह से ऑक्सीजन पैदा होगी, लेकिन हिट्रोसिस्ट के अंदर फोटो सिस्टम सेकंड नहीं होता।
हेटेरोसिस्ट के अंदर फोटोसिस्टम सेकंड नहीं होता, इसका मतलब हेटेरोसिस्ट के अंदर ऑक्सीजन नहीं बनती। और हेटेरोसिस्ट की वॉल थिक है तो इसका मतलब वो बाहर वाली ऑक्सीजन को भी अंदर नहीं आने देता। यानी हेटेरोसिस्ट के अंदर कंडीशन कैसी हो जाएगी? एनारोबिक कंडीशन। एंड हेटेरोसिस्ट के अंदर एनारोबिक कंडीशन दैट इज फेवरेबल फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो एंजाइम चाहिए नाइट्रोजनेज, वो हमेशा एनारोबिक कंडीशन में काम करता है। इसीलिए साइनोबैक्टीरिया की एक सेल है जिसे हेटेरोसिस्ट कहा जाता है, उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और इसके चारों तरफ म्यूसिलेज की कमी होती है। ठीक है, ये और क्या काम करता है? ये सोइल की एल्कलिनिटी को कम करता है, सोइल की पीएच को बैलेंस करता है। ओके, फिर बात आती है, ये सोइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर को इनहांस करके सोइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को इंप्रूव करता है, सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। इसकी प्रेजेंस से सोइल ज्यादा फर्टाइल हो जाती है, साइनोबैक्टीरिया की प्रेजेंस से सोइल ज्यादा फर्टाइल हो जाती है। फिर एग्जाम्पल है एनाबिना, नोस्टॉक, ओसिलोटेरिया, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं साइनोबैक्टीरिया के दैट कैन बी यूज फॉर द प्रोडक्शन फॉर द एनहांसमेंट ऑफ ग्रोथ बाय प्रोवाइडिंग फिक्स्ड नाइट्रोजन टू द प्लांट। ओके, पैडी फील्ड के अंदर जहां पे राइस को ग्रो किया जाता है, राइस को फिक्स की हुई नाइट्रोजन बहुत ज्यादा चाहिए, तो इन दैट केस ब्लू ग्रीन एल्गी दैट विल play their important role as a biofertilizer and they will supply the fixed nitrogen to the rice plant. ओके, नेक्स्ट एक प्लांट है ओलोसिरा, सॉरी एक ब्लू ग्रीन एल्गी है ओलोसिरा। इट इज मोस्ट एक्टिव नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर इन राइस फील्ड। इंडिया के अंदर इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ओलोसिरा को। ओलोसिरा दैट यूज्ड वाइडली इन इंडिया एज अ साइनोबैक्टीरिया एज अ बायोफर्टिलाइजर। और ये फ्री लिविंग है, इसको किसी से दोस्ती नहीं करनी, फ्री लिविंग रह करके ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है और प्लांट को सप्लाई करता है। क्लियर बेटा? फिर बात आती है नेक्स्ट, जो अपने पास यहां पे साइनोबैक्टीरिया है, ये एजोला के साथ दोस्ती कर लेता है। एजोला एक फर्न है, एक टेरिडोफाइट है। एजोला एक फर्न है, फर्न मतलब एक टेरिडोफाइट। तो एजोला की जो लीफ है ना, वो ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए एक तरह से घर का काम करती है। तो मान लो ये है एजोला की लीफ, ये क्या है? एजोला की लीफ। और इन लीव्स में आपको क्या मिलेगा? इन लीव्स के अंदर आपको मिलेगा, ये मान लो एजोला की लीफ के अंदर एनाबिना है, एनाबिना, यानी इन दोनों ने भी दोस्ती कर ली। एनाबिना इट विल सर्वाइव इन द लीव्स ऑफ एजोला, दोनों के बीच में दोस्ती होगी और दोनों क्या करेंगे? सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करेंगे और एनाबिना क्या करेगा? यहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। लेकिन एक बात याद रखना, एनाबिना नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एजोला की लीफ में रहना पड़ेगा। अगर आप राइस फील्ड के अंदर एजोला लगा देते हैं, आपके पास कोई राइस फील्ड है और उसमें अगर आप एजोला प्लांट की ग्रोथ करा देते हैं, एजोला प्लांट की ग्रोथ कराने पे आपके राइस फील्ड की जो प्रोडक्टिविटी है वो 50% इंक्रीज कर जाती है। 50% प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। अगर आप राइस के अंदर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए? सिंपल सी बात, आप राइस प्लांट के साथ साथ वहां पे फर्न यानी एजोला भी लगा दीजिए। क्लियर? इसके अलावा एक और प्लांट आता है जिसे बोला जाता है साइकस, एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है और इसके अंदर स्पेशल टाइप की रूट पाई जाती हैं जिन्हें कहा जाता है कैरालोइड रूट। जिम्नोस्पर्म के अंदर स्पेशल रूट्स पाई जाती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? कोरालोइड रूट। अब आप लोग जानते हैं कोरालोइड रूट्स क्या होती हैं? कोरालोइड रूट जो है ये लेटरल रूट से अराइज होती हैं। किससे अराइज होती हैं? दे विल अराइज फ्रॉम द लेटरल रूट। ये लेटरल रूट से अराइज होती हैं और इनके बारे में एक खास बात आपको बताना चाहता हूं, अराइज फ्रॉम लेटरल रूट। वन स्पेशल पॉइंट आई वांट टू टेल यू अबाउट दिस, कि ये ग्रेविटी से फ्री होती हैं, फ्री फ्रॉम ग्रेविटी, यानी ये ग्रेविटी की तरफ मूव नहीं करेंगी, इन पे ग्रेविटी का कोई लंबा चौड़ा असर नहीं पड़ेगा और ये रैंडमली मूव करती हैं। दे कैन मूव हियर एंड देयर रैंडमली और इसी वजह से इनको एपोजियोट्रॉफिक रूट्स कहा जाता है। एपोजियोट्रॉफिक रूट्स, दे विल नॉट मूव टुवर्ड द ग्रेविटी, बट इनकी रूट की एक खास बात है, इनकी रूट के अंदर आपको साइनोबैक्टीरिया देखने को मिलता है। इनकी रूट के अंदर आपको नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया देखने को मिलेगा। लगभग 150 स्पीशीज ऐसी हैं साइकस की, लगभग 150 स्पीशीज ऑफ साइकस हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया इन देयर रूट्स। ओके, एंड दीज रूट्स will derive from the lateral roots, will arise from the lateral roots, they are free from the gravity, this is the reason they are called apogeotropic roots.
And what they are doing, they are also helping in the enhancement of growth of plant by providing fixed nitrogen. क्योंकि साइनोबैक्टीरिया इनकी रूट्स में रहेगा, तो साइनोबैक्टीरिया जब साइकस की रूट में रहेगा तो वहां पे वो नाइट्रोजन को फिक्स करेगा और प्लांट को फिक्स की हुई नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग केमिकल का यूज ना करके हम लोग अगर माइक्रोब्स का यूज कर लें और इन माइक्रोब्स को एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज करके प्लांट की ग्रोथ को एनहांस करें, तो उससे एक बात तो ये रहेगी कि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है और दूसरा पोल्यूशन नहीं होगा, हमारा एनवायरमेंट सेफ रहेगा। एंड दिस इज ऑल्सो कॉस्ट इफेक्टिव, ये ज्यादा महंगा भी नहीं होता। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसके लिए लाइक कर दीजिए। और इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।